नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बीमार पिता को हॉस्पिटल में मरने के लिए अकेला छोड़ जाने वाली बेटे बहू का माने किया वो हाल कि पापा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो नोएडा में एक बहुत अच्छा प्लॉट मिल रहा है। सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद दूं। तो आप मेरी मदद कर देंगे? अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? मेरा जो कुछ भी है सब तुम ही लोगों का तो है। मेरे पास रिटायरमेंट का फंड पड़ा है, कल चेक साइन करा के ले लेना। तभी चाय रखते हुए बड़ी बहू रचना बोली, बाबूजी, आप तो कह रहे थे चारों बच्चों के नाम से एफडी करवाएंगे, और अगर फंड का पैसा देवर जी को दे दिया फिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? चिंता मत करो, मैंने चारों बच्चों के नाम एफडी करवा दी है। उसके बाद भी मेरे पास काफी पैसा बचा है। गौरव को मात्र 2 लाख रुपए चाहिए। इसे देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पैसे रखने से अच्छा है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया जाए। जरूरत पड़े तो 2 गुना पैसे बदले में लिया जा सकता है। जी बाबूजी, सही कहा आपने। लीजिए, चाय के साथ गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े खाओ। हाँ बहू, तुम्हारे हाथ के पकौड़े खाने का तो बहुत मन कर रहा था। खुश होते हुए बाबूजी पकौड़े खाने लगे। अच्छा बाबूजी, मैं क्या सोच रही थी, मेरी ये सोने के कंगन बहुत पुराने हो गए हैं। मैं सोच रही थी नए बनवा लूं, कुछ तो मेरा सोना काम आ जाएगा। मतलब ऊपर से जो पैसे लगेंगे वो तो मुझे देंगे नहीं, तो क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे पूरा यकीन है बाबूजी, आप मना नहीं करेंगे। कुछ दिन पहले ही आपने पूजा को भी 3 तले वाले झुमके दिलवाए थे, तो आप मेरी थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हैं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बहू? जब भी तुम बदली करने जाओ मुझसे पैसे लेकर जाना और अपने पसंद के सुंदर कंगन लेकर आना। सुधीर जी मुस्कुराते हुए बोले, दोनों बेटी हो या बहुएं, सभी में कंपटीशन सी लगी रहती। अगर एक बेटा पैसे मांगता तो दूसरा किसी ना किसी बहाने से सुधीर जी से पैसे ऐंठ लेता। वहीं पर बैठे चाय पी रहे सुधीर जी के दोस्त सुनील जी बोले, यार तुझे नहीं लगता कि तुम अपने बेटे बहू पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हो? मेरे हिसाब से ऐसे उन्हें अपने रिटायरमेंट पर मिले फंड के बारे में बताकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती? और मैं? घमंड से मुस्कुराकर सुधीर जी बोले, सुनील, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मैंने अपने बच्चों को उनकी हर ख्वाहिश और तरक्की पूरा करने में साथ दिया है। वे लोग अगर नौकरी के साथ कोई प्लॉट, स्कीम या सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो इसमें मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ, जिससे वे लोग भी खुश रहते हैं और हमेशा मुझसे पूछकर ही हर काम करते हैं। देखो यार, रिटायर हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। आज तक चाय देने में 1 मिनट की देरी नहीं लगाई मेरी बहू ने। उम्र के इस पड़ाव में हम बुड्ढों को और क्या चाहिए? ये तो आजकल के माता पिता होते हैं, सेवा कराने के नाम पर सारे पैसों पर नाक बनकर बैठ जाती हैं। बहू बेटों को एक एक कौड़ी के लिए तड़पाते हैं, फिर जब असहाय हो जाते हैं तो कहते हैं कि बहू बेटा सेवा नहीं कर रहे। अरे जब तक उन्हें मेवा नहीं दोगे
सेवा काहे को करेंगे? वैसे तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। सुना है सारा पैसा छुपा कर बैठे हो, इसलिए बहू घर में घुसने नहीं देती। लेकिन हम बहुत दयावान हैं। हमारी बहुएं भी बहुत संस्कारी हैं। अपने सास ससुर को माता पिता समझती हैं और उनके दोस्तों को भी, उस घर में मेहमानों को भी देवतुल्य समझती हैं। जब मन करे आ जाया करो, चाय के साथ पकौड़े भी खिला दिया करेंगे। एक बार फिर से हंसते हुए सुधीर जी बोले, सुधीर, मेरे साथ जो होगा होता रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि गलती से भी तुम्हारे साथ कोई बुरा काम ना हो, मगर तुम तो मेरी ही बेइज्जती करने में लग गई। क्या गलत किया जो अपने फंड के पैसों को अपनी पत्नी के इलाज में लगाता हूं? पेंशन से हम दोनों अपनी मर्जी से खाते पीते हैं। बहुएं नौकरी वाली हैं, सेवा करने का उनके पास समय नहीं, दूर शहरों में रहती हैं। तो क्या रोज रोज उनके भरोसे खाना, चाय पानी, दवा, इलाज के लिए उनका इंतजार करता रहूं? चलो ठीक है, तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो तो अच्छी बात है। मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी। कहते हुए सुनील जी धीमे कदमों से घर से बाहर निकल गए। सुनिए जी, भाई साहब से पहली बार आपने इतनी बदतमीजी से बात की है। वो तो आपको सलाह दे रहे थे तो सुन लेते, जरूरी था जवाब देना। सुधीर जी की पत्नी बोली, हाँ जरूरी था राधिका जी, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को सुखी नहीं देख सकते। शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं, बाप बेटे का प्रेम बहू की सेवा देखकर उसे कैसे कांटे लग रहे थे, कैसे जल भुन रहा था, क्योंकि उसके 3 बेटे बहू से पूछते ही नहीं। इसलिए दूसरों की खुशियां उसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए मेरे घर में फूट डालने चला आया। अगर जरा सी भी शर्म बची होगी तो अगली बार मेरी चौखट पर पैर नहीं रखेगा। मुझे भी ऐसे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं। छोटी बहू, जरा मेरे कपड़े निकाल कर रखो और गीजर में चला देना। आज मेरा गर्म पानी से नहाने का मन है। जी बाबूजी, अभी निकाल देती हूँ, छोटी बहू पूजा बोली। अच्छा सुनो, मेरे बाथरूम से निकलने के बाद पूरा बाथरूम साफ कर देना। मुझे सूखा बाथरूम पसंद है। इसका पूरा ध्यान रखना तुम लोगों का फर्ज है। सुधीर जी की सरकारी नौकरी थी, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बेटों पर हुक्म चलाते रहे। जब घर में बहुएं आईं, उन पर भी उसी तरह का रोब जमाया। 2 बहुएं आने के बाद घर में 3 औरतें हो गई थी। सारा काम वे उन तीनों से करवाते। कई बार राधिका जी ने कहा कि एक बर्तन झाड़ू पोंछे वाली बाई लगा लेती हैं। मेरी भी उम्र हो गई है और वे भी बच्चों के कारण थक जाती हैं, तो हम सभी को थोड़ा आराम मिल जाया करेगा। राधिका आज तो कह दिया, आज के बाद मेरे सामने बाई लगाने की बात मत करना। न जाने कितने घरों में काम करती हैं, सफाई से नहीं रहती हैं। तुम्हें पता है, मुझे साफ सफाई बहुत पसंद है। मैं गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन बाइयों पर कोई भरोसा नहीं है, किधर झाड़ू लगाएं, बर्तनों में साबुन छोड़ जाए। मैं इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम घर में 3 औरतें हो, तुम सभी का फर्ज है हम मर्दों के खाने पीने
और साफ सफाई का ध्यान रखने का। और तुम लोगों से बेहतर पैसा देकर बाई भी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए ये बाइयों का चक्कर छोड़ो। दूसरों की देखा दाखी कर घर बर्बाद नहीं किया करते। सुधीर जी की बातें सुन राधिका जी दुखी मन से मन मारकर रह गई। उन्हें भी अच्छे से पता है घर में 3 औरतें हैं, मगर थोड़ी बहुत मदद तो चाहिए होती है। घर के तीनों आदमी नौकरी करने का ही काम करते, बाकी घर में पानी का गिलास भी उठाकर नहीं पीते। यहाँ तक कि जूते पॉलिश भी हम औरतों को ही करना होता। इस तरह सुधीर जी की तानाशाही कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। राधिका जी को गांठिया रोग होने के बाद अब सारे काम अपनी दोनों बहुओं के हाथ से करवाती। अब भी अपनी छोटी बहू को कच्चा बनियान निकालने, बाथरूम सफाई करने को बोल रहे थे। यह एक काम छोटी बहू खुशी से या मन मारकर कर रही है, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। जब भी दोनों बेटा बहू उनसे कुछ मांगते, वे खुशी खुशी उन्हें दे देते। एक दिन अचानक खाना खाते समय सुधीर जी की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में सुधीर जी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि सुधीर जी को लकवे का अटैक आया है और उसमें उनका आधा शरीर बेकार हो गया है। जांच के बाद पता चला कि अब वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आगे की जिंदगी बिस्तर पर ही बीतेगी। दोनों बेटा बहू को जब ये बात पता चली तो वो अपने पिता को ऐसी हालत में छोड़कर घर चले आए। जब सुधीर जी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ तो बेचारी राधिका जी सुधीर जी को बड़ी मुश्किल से अपने घर लेकर आई। अब दोनों बेटा बहू के रंग बदलने लगे। एक दिन सुधीर जी अपने बेटों से बोली, मुझे शहर के बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाना है। हो सके तो दिल्ली के बड़े डॉक्टरों से मेरा इलाज करवाओ ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो सकूं। तब सौरभ बोला, बाबूजी, जब डॉक्टर ने कह दिया कि आपका शरीर बेकार हो गया है तो काहे को पैसे में आग लगाना। जो दवाएं दी हैं उन्हें वक्त पर लीजिए। अब आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बोलकर अपने कमरे में चला गया। उन्होंने बड़े भाव से गौरव की ओर देखा और बोले, बेटा तू ही ले चल। अरे बाबूजी, भाई साहब सही कह रहे हैं, आप काहे को परेशान होते हैं। आपका इलाज असंभव है। जो दवाई दी है अब आपको उन्हीं के सहारे जीना पड़ेगा। इतना बोलकर वो भी चलता बना। दोनों बेटों की बेरुखी के बाद बहू भी अपना रंग दिखाने लगी। अब ना समय पर चाय मिलती ना खाना। भूख के मारे व्याकुल सुधीर जी अपनी पत्नी राधिका जी से बोली, क्या बात है, आजकल खाना पीना समय पर नहीं मिलता। जरा बहू से बोलो, मुझे समय पर सब काम पसंद है। थोड़ी सी भी देर होने पर मुझे चिड़चिड़ाहट होने लगती है। राधिका जी बोली, मैंने उनसे कहा था, मगर आजकल उनके सुर बदले हुए हैं। खाना बनाकर अपने अपने कमरे में खाना ले जाती हैं, तो मैं अपने हिसाब से आपके लिए दलिया और खिचड़ी बनाकर लाती हूँ, तो वक्त लग जाता है। आप 2 मिनट आराम कीजिए। खिचड़ी तैयार हो गई है, परोस कर लाती हूँ। इतना बोल राधिका जी घुटने पकड़कर चलने लगी। बात यहीं नहीं रुकी।
गौरव और सौरभ दोनों ही नए मकानों में शिफ्ट हो गए कि अब इस पुराने मकान में हमारा गुजारा नहीं होता और आपकी सेवा करके हम थक चुके हैं। आपको जो सही लगे कीजिए। इतना बोलकर दोनों बहू बेटा घर छोड़कर चले गए। घर में सुधीर जी और राधिका जी अकेले और बेबस से सब कुछ देखते रहे। अब राधिका जी अकेले घर का काम संभालकर खाना बनाती और बाजार से जरूरी सामान लेकर भी आती। एक दिन बाजार में फल लेते समय राधिका जी को चक्कर आ गई। उसी वक्त पास में ही सामान खरीदे सुनील जी ने राधिका भाभी को गिरते हुए देख लिया तो तुरंत सहारा देकर उन्हें होश में लाई और घर लेकर पहुंची, जहां घर की स्थिति देख उनके होश उड़ गए। जगह जगह कचरे के ढेर से आती बदबू। रसोई में पानी लेने पहुंचे तो देखा गंदे बर्तनों का ढेर लगा था। साफ सफाई भी ना के बराबर थी। घर की ऐसी हालत देखकर वो बोली, क्या बात है, बेटा बहू कहीं बाहर गए हुए हैं क्या? इतना सुनते ही राधिका जी फूट फूट कर रोने लगी। भाई साहब बाहर नहीं गए हैं, हम लोगों को छोड़कर घर से चले गए हैं। जब तक हम सक्षम थे पैसे वाले रहे, पर जैसे ही असहाय हुए हमारा साथ छोड़कर चले गए। अपने गहने बेचकर घर का खर्चा चला रही हूँ। आगे पता नहीं कब तक चला पाऊंगी। अरे आपके पास तो पेंशन आती है ना। भाई साहब बच्चे आगे की सोच रहे थे और उन्होंने हमसे जबरदस्ती दस्तखत करवाकर हमारी पेंशन भी अपने हाथों में ले ली। अब हमारी पेंशन उन्हीं के हाथों में आती है। हमारे हाथ से तो सारी बाजी निकल चुकी है। तभी सुधीर जी बोले, ये मेरी करनी का ही फल है। बहुत विश्वास करता था ना अपने बेटे बहू पर, सब कुछ लूट कर ले गई। भाई तो सही था, ज्यादा नहीं तो थोड़ा रुपए पैसे अपने हाथों में दबाकर रखना चाहिए था, ताकि आगे बढ़कर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक समय इसी बात के लिए मैंने तुझे बेइज्जत किया था। देख आज ऊपर वाले ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। ये तो बेटे बहू पर अंधविश्वास करने का जुर्माना है, तो मुझे भरना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सुधीर जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे तो इतनी तकलीफ में था, मुझे एक बार फोन करता, मैं दौड़ा चला आता। दोस्तों में बात तकरार तो होती रहती है, इस तरीके से बुरा मानकर नहीं बैठते। पर तू चिंता मत कर, अब मैं आ गया हूं ना। तुझे न्याय ना दिला दिया तो मेरा नाम भी सुनील नहीं। अगले दिन ही सुनील जी सुधीर जी के घर पहुंचे। उनके साथ एक सहायिका थी, जिसे रसोई में काम करने का इशारा करते हुए वो बोले, राधिका भाभी जी, ये दीपा है, आज से आपके घर के और रसोई के काम यह संभालेगी। अरे भाई साहब, यहाँ पर तो खुद को खाने के लाले पड़ रहे हैं, नौकरानी का पैसा मैं कहाँ से दूंगी? राधिका जी बोली। भाभी, आपको अपने छोटे भाई पर विश्वास नहीं? आपकी हर चिंता खत्म कर दूंगा, ऐसा वादा करके गया था, इसलिए वकील साहब को लाया हूं। अब सुनिए, हम आपकी दोनों बेटों पर केस कर रहे हैं। उन्होंने आपके साथ जो भी किया, धोखे से साइन करवाए और आपकी पेंशन और रुपया पैसा आपसे लूट लिया, वो सब आपको वापस मिल जाएगा।
सुधीर जी ने भी अपनी दोस्त की बात मानकर अपने बेटे पर केस कर दिया। केस का नोटिस पहुंचते ही दोनों बेटे बहू अपने पिता के पास आए और बोले, बाबूजी, आपको शर्म नहीं आई अपने बच्चों पर केस करते हुए? एक बार बोला होता हम आपको पैसे दे देते। आपको इस तरह हमारी बदनामी करने की कोई जरूरत नहीं थी। और माँ, तुम तो थोड़ा समझा देती। समाज में हमारा उठना बैठना है, सब हमारे थू थू कर रहे होंगे। आखिर क्या अपने लिए जीना कोई गलत है? 20 साल से तुम लोगों की सेवा कर रहे थे, अब थोड़ा सा अपने लिए जीना चाहा। तुम लोगों ने हम पर केस कर दिया, हमें बदनाम कर दिया। हमेशा चुप रहने वाली राधिका जी और चुप ना रह पाई और गुस्से में बोली, बस करो तुम लोग। तुम लोगों के लिए कितने मंदिरों पर माथा टेका, तब जाकर तुम जैसी औलादें हमारी झोली में आई। सोचा था तुम लोग हमारे आंगन की खुशियां और बुढ़ापे का सहारा बनकर आए हो, मगर तुम तो हमें ही बेसहारा, भूखा प्यासा यहां मारने के लिए छोड़ गए। इससे तो अच्छा होता मेरी कोई औलाद ही ना होती। कम से कम ऐसे दिन तो नहीं देखने पड़ती। बुढ़ापे में तुम लोगों से आशा लगाकर अपनी ऐसी दुर्दशा तो ना कर लेते। अरे माँ जी, गुजारा भत्ता ले लिया करो और हमारा पीछा छोड़ो। ये कोर्ट के चक्कर आपसे इस बुढ़ापे में ना लगेंगे। बड़ी बहू रचना तमक कर बोली, सही कहा भाभी ने। आप लोगों की गुलामी अब हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ना ही हम आपकी गुलामी करना चाहते हैं और ना ही आप लोगों के साथ हम रहना चाहते हैं। पैसा लो और हमारा पीछा छोड़ो। राधिका जी ने बहू के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और गुस्सा कर बोली, बहू, जिन पैसों पर इतना इतरा रही हो ना, वो सब तुम्हारे ससुर जी के हैं। उनकी दी गई पाई पाई तुमसे निकलवा कर रहूंगी। और ये कंगन, झुमके, सोना चांदी जितना भी तुमने हमें मूर्ख बनाकर लिया था, वो सब वापस ले लूंगी। कुछ ही दिन बाद कोर्ट का फैसला आ गया। सुधीर जी की धन संपत्ति बेटे बहुओं को वापस लौटानी पड़ी और बेटा बहू हाथ मलते रह गए। उधर सुनील जी ने सुधीर जी का दिल्ली के बड़े अस्पताल में इलाज कराया, जिससे कुछ दिनों में वो चलने फिरने लायक हो गए। अब सुधीर जी और राधिका जी अपनी जिंदगी ठाठ से गुजर बसर कर रहे थे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि ऐसा सभी के साथ होता है, मगर फिर भी माता पिता को अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर रुपए पैसा बचाकर रखने में कोई हर्ज नहीं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।